हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है। और जो मॉडल पेपर जारी किया है ना, तो हम लोग सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल आप लोग को 100% सही बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल सेट है साइंस का, उसका जो है ना आज हम आप लोग को सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बताएंगे। और इस वीडियो में हम लोग भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न में जो है ना 1 से लेकर 8 तक आपको प्रश्न दिया जाता है, जिनमें से मात्र ही 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे जो है ना सभी प्रश्नों के लिए यहाँ पे 2 अंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 8 प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि फिजिक्स के जितने भी सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम जो है ना आप लोग को प्रश्न दिखा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक सभी यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिएगा पहला प्रश्न यह है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न यह है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तीसरा प्रश्न यह है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। अब चौथा प्रश्न को देखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचिए। तो ये प्रश्न है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे आप सबको अगला प्रश्न भी दिखा देते हैं। देखिएगा 5वां प्रश्न फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न का यह है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। छठा प्रश्न यह है कि एमीटर एवं वोल्टमीटर के उपयोग को बताएं। 7वां प्रश्न यह है कि आंख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है। और अंतिम प्रश्न यह है कि भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। तो सभी प्रश्नों का आंसर आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड, उससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न यह है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो है ना आप लोग को कुछ इस प्रकार लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर में लिखना है कि चालक की लंबाई, तार की लंबाई पर। तो इसको लिख के डैश मार देना है। उसके बाद आप लोग को लिखना है कि तार की लंबाई जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद दूसरा नंबर ये लिखना है कि चालक तार की मोटाई पर, यानी कि तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा, और तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर में ये लिखना है, तीसरा पॉइंट में, चालक के ताप पर। तो यहाँ पे ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये सभी पॉइंट्स को लिखिए। आपको जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं काट सकता है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यह है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल मॉडल सेट है ना, उसी का यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो देखिएगा ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, इनके भंडार सीमित है। या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बार बार उपयोग में लाने के बाद उन्हें पुनः स्थापित किया जाना संभव नहीं होगा। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या फिर समापीय स्रोत कहलाते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन था यहाँ पे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं जो किसी ना किसी दिन समाप्त होगा, या फिर कह सकते हैं कि जिनका भंडारण सीमित हो, जिनका भंडारण फिक्स हो, उसी को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। जैसे कि कोयला का भी कितना हम लोग प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में विद्युत उत्पादन में कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो कोयला कभी ना कभी समाप्त होगा, कोयला का भंडार सीमित है, आने वाले समय में क्या होगा, कोयला खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोयला जो है ना यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार पेट्रोलियम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पेट्रोल आते हैं, डीजल आते हैं। तो पेट्रोल और डीजल का उपयोग हम लोग बड़े बड़े वाहनों में करते हैं। वाहन जैसे कि आपका गाड़ी हो गया, रेल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका मोटरसाइकिल हो गया, ये सब में हम लोग पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं। तो पेट्रोल और डीजल आने वाले समय में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो है ना यह हो गया आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिएगा इसका आंसर आप लोग को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। एक तरफ आप लोग को लिख देना है उत्तल लेंस और दूसरा तरफ आप लोग को लिख देना है अवतल लेंस और बीच में आप लोग को अड्डी फाड़ देना है। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट में लिखना है कि हम लोग जानते हैं जो उत्तल लेंस होता है ना क्या होता है। देखिएगा आप लोग को बता रहे हैं, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच में मोटा होता है तथा किनारे पर पतला होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। और देखिएगा अवतल लेंस क्या होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो अवतल लेंस क्या होता है कि ये बीच में मोटा होता है, सॉरी बीच में पतला होता है और किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग फिगर में देखने पा रहे हैं। और देखिएगा दूसरा पॉइंट में आप लोग को ये लिखना है कि अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस का एक खासियत होता है कि अक्षर को क्या करता है, बड़े करके दिखाता है। और अवतल लेंस का एक खासियत होता है कि अक्षर को छोटे करके दिखाता है। और 3 नंबर में यह लिखना है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है ना, ये प्रकाश का जो रेज होता है एक बिंदु पर केंद्रित यानी कि जमा करता है। और अवतल लेंस में तीसरा पॉइंट में ये लिखना है कि प्रकाश किरण पुंज को बिखार देता है, यानी कि चारों तरफ छितरा जाती है। यानी कि जब प्रकाश किरण अवतल लेंस में पड़ता है ना तो क्या होता है कि चारों तरफ छितरा जाता है, बिखर जाता है। अब देखिएगा चौथा पॉइंट ये आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है कि हम लोग जानते हैं जो उत्तल लेंस का जो किसी भी उत्तल लेंस में जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट में ये लिखना है जो अवतल लेंस में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी तथा सीधा बनता है, इसको लिखना है। उसके बाद 5वां पॉइंट में ये लिखना है कि लेंस को बाई तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाई तरफ गति करेगा। अगर आप लोग लेंस को बाई तरफ हिलाएंगे ना तो प्रतिबिंब दाहिनी और मोशन करेगा, यानी कि गति करेगा। उसके बाद 5वां पॉइंट में ये लिखना होगा कि लेंस को बाई तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब भी बाई तरफ ही हटेगा। उसके बाद छठा और लास्ट पॉइंट में ये लिखना पड़ेगा कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। और छठा पॉइंट में राइट साइड में अवतल लेंस में ये लिखना पड़ेगा कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये सभी पहले जो है ना आप लोग को ऑब्जेक्टिव में करा चुके हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसको जो है ना आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये जो लॉन्ग शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस होता है ना हमेशा आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग को नहीं लिखना है, मात्र ही 3 ही पॉइंट लिखना है। 3 या 2 पॉइंट लिखने से आपको जो है ना फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अगर आपको जो पॉइंट्स जल्दी याद हो जाता है, जो छोटा लगता है, आपका जो सुविधाजनक जो पॉइंट्स याद करने के लिए है उस पॉइंट्स को ही याद करना है, ताकि आप अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न है, एक भी नंबर ना छूट सके। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग को बता चुके हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग किसी भी सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, और सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस लगा रहता है ना, उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है क्योंकि उत्तल लेंस का एक खासियत ये होता है कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब जो आकार होता है ना वो बड़ा करके दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है ना यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आरेख भी खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आरेख भी खींच सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर प्रश्न ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार लिखना पड़ेगा, विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिख के डेस मार देना पड़ेगा सिंपली। तो हम लोग जानते हैं जो विद्युत मोटर का जो सिद्धांत होता है ना, जब एक विद्युत धारावाही कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा में रखा जाता है, जब एक बल युग्म कार्य करने लगता है तो जिसके कारण कुंडली घूमने लगता है, तो यही होता है आपका विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है कि जब भी एक विद्युत धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसके कारण क्या होता है, जो कॉइल होता है ना वह घूर्णन करने लगता है। ठीक है, और विद्युत मोटर क्या होता है देखिएगा, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित
कर देता है। तो ये देखिएगा, याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो होता है ना, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मात्र लिखना है, ठीक है। और ये आपको जो है ना, ये इसे जानकारी के लिए दिए हैं। जो विद्युत मोटर होता है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक ऐसा डिवाइस होता है विद्युत मोटर, जो घूर्णन जब करता है ना, तो ये विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा, क्वेश्चन से करा है कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चन से है कि ए मीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि ए मीटर का हम लोग उपयोग जो करते हैं ना, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने में करते हैं। ये प्रश्न आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, बहुत और बता चुके हैं। और जो वोल्ट मीटर का जो प्रयोग करते हैं ना, किसी भी विभवांतर मापने में करते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसी भी विद्युत परिपथ में हम लोग विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। सभी प्रश्न का आंसर आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न को। देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन से करा है कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। यानी कि आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिएगा, इसका आंसर आप लोगों को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। हमारी आंखों में विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। इसी की सहायता से हमारा आंख एक साथ विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। और नेत्र के द्वारा जब विभिन्न दूरियों पर वस्तु को एक साथ रेटिना पर समायोजित करने की इसी क्षमता को हम लोग नेत्र का, यानी कि आंख का समंजन क्षमता कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देखिएगा, हमारे आंख में एक प्रकार का विशिष्ट क्षमता पाई जाती है, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हमारा आंख क्या है कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को एक साथ रेटिना पर प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, जो हमारा नेत्र में हमारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और नेत्र के द्वारा विभिन्न दूरियों पर जब रखी वस्तु को एक साथ रेटिना पर समायोजित करने का, इसी गुण को, समायोजित मतलब एक साथ रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है, एक साथ। तो इसी क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका आंख है, ठीक है ना। इस आंख के सामने में आपका बहुत सारा दूर दूर तक वस्तु है। तो आपका यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये दूर दूर तक जो वस्तु है या फिर जो अगल पास में जो वस्तु है ना, एक साथ बना सकता है हमारा नेत्र। और ये जो समंजन क्षमता जो होता है ना, हमारा आंख में ही सिर्फ पाया जाता है ये गुण। अन्य जो आर्टिफिशियल जो कैमरा होता है, जो लेंस होता है, उसमें ये खासियत नहीं पाया जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारा आंख होता है ना, ये 576 मेगापिक्सल एरिया को कवर कर सकता है। 576 मेगापिक्सल एरिया को हमारा आंख एक साथ रेटिना पर समायोजित कर सकता है। इसीलिए तो हम लोग कहेंगे कि आंख का समंजन क्षमता इसी को कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए या फिर इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि ये है कि भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार इसका डेफिनेशन, इस प्रकार इसका आंसर लिखना पड़ेगा। उत्तर में लिख देना होगा कि किसी कारणवश जब पृथ्वी के अंदर तप्त स्थल का निर्माण हो जाता है और भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है, तो भाप उत्पन्न होता है। और इन भाप का उपयोग हम मोटर के टरबाइन को घुमाने में करते हैं। इसी को हम लोग भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। मतलब जब भी किसी भी कारणवश जब पृथ्वी के अंदर तप्त स्थल का निर्माण हो जाता है और भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आ जाता है, जो ग्राउंड वाटर होता है ना अंदर में, उसका जो स्थल होता है उस कांटेक्ट में आ जाता है, तो भाप उत्पन्न होने लगता है। क्या होगा? वेपर उत्पन्न होने लगता है। तो इसी वेपर का उपयोग हम लोग मोटर के टरबाइन को घूमने में करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे। तो उम्मीद है और आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। तो जो भी प्रश्न अगर आप नोट नहीं किए हैं या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, तो सभी प्रश्न का आप लोग को नोट करना है और बारीकी से समझना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी करता है ना, उसी मॉडल पेपर के आधार पर आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहे, सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू
छप जाते हैं। इसीलिए एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप लोग को ईमानदारी से करना है। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे जो है ना क्लास 10 के सभी विषय का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तो करा ही चुके हैं, साइंस का करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इनके साथ साथ सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा चुके हैं। और धीरे धीरे जो है ना हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।